एनिमोफिली का मतलब क्या था? पॉलिनेशन बाई विंड। अब इसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। और ऐसे फ्लावर जिनमें एनिमोफिली से पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोला जाएगा? एनिमोफिलस फ्लावर। क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस फ्लावर। फ्लावर इन विच एनिमोफिली occurs called, ये टर्म जरूर लिखना क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन, इस वर्ड से यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है। एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक, एनिमोफिलस फ्लावर। अब एनिमोफिलस फ्लावर के कुछ एनिमोफिली के एक्चुअली एडॉप्टेशंस के बारे में बात करनी है। जो मेन हमारा मुद्दा है वो ये है, मेन जो बात समझनी है वो यही समझना है कि कोई एनिमोफिलस फ्लावर है जिनमें एनिमोफिली हो रहा है, उनके क्या क्या एडॉप्टेशंस होने चाहिए, और इसी पे आपका क्वेश्चन बनता है। लिखो एडॉप्टेशंस फॉर एनिमोफिली। फटाफट एक एक पॉइंट इनके जो भी एडॉप्टेशंस है वो लिखो। पहला पॉइंट, इन एनिमोफिली या एनिमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इनॉर्मस का मतलब, या आप लिख सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। एनिमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसलिए हमने जब पिछले क्लास में बात किया था तो हमने बोला था कि जो आपका अबायोटिक पॉलिनेशन है, या चाहे एनिमोफिली हो या हाइड्रोफिली हो, बाई चांस होता है ना। और बाई चांस होने के नाते ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में इनके जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन, उनको बनाना पड़ता है। क्योंकि बाई चांस है तो भाई प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो ये एक बात हो गई कि बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन इनमें बनाए जाते हैं। दूसरा एडॉप्टेशन है पॉलन ग्रेन जो होगा, लिखो पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल, लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी। कैसा कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, और बहुत कम इनका वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, या और तीसरा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी के लिए एक वर्ड और लिख लो, ड्राई। जो चीजें ड्राई होती हैं वही नॉन स्टिकी होती हैं। ठीक है। एक एडॉप्टेशन और आपने लिखा था कि इनका जो स्टिग्मा है, क्योंकि बाई चांस लैंड करना है तो स्टिग्मा का साइज बड़ा होना चाहिए या फिर हेयरी होना चाहिए, है ना। अगर बड़ा हुआ, हेयरी हुआ तो वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है, इजीली चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, स्टिकी होना चाहिए। नेक्स्ट एडॉप्टेशन लिखो, स्टिग्मा इज लार्ज हेयरी large, hairy and sticky which help in trapping of pollen grain। pollen grain को ये क्या होना करता है? आसानी से ट्रैप कर लेता है। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट एडॉप्टेशन की बात है वो ये है कि जो इनका एंथर है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर कोई फ्लावर है, मान लो ऐसा कोई फ्लावर है
है ना, कि उसके पेटल्स ही इतने बड़े हैं और इसके अंदर स्टेमन है ना, इसके अंदर स्टेमन आ रहा है और स्टिग्मा इसके अंदर है, तो चांसेस ऑफ जो क्रॉस पॉलिनेशन या विंड करंट के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आएगा वो कम चांसेस होंगे, वो पेटल से टकरा के बाहर ही रुक जाएगा, है ना। अगर यही जो स्ट्रक्चर इनके हैं ये ऐसे हो जाएं कि पेटल से वेल एक्सपोज्ड हो, पेटल से बाहर हो, इनका स्टिग्मा भी और मेल सेक्स ऑर्गन जो आपका एंथर है वो भी, तो अब एयर करंट के थ्रू ये पॉलन ग्रेन दूर तक जा भी सकता है और जो एयर करंट के साथ पॉलन ग्रेन आ रहा है वो इस स्टिग्मा पे आसानी से लैंड भी कर सकता है। तो एक एडॉप्टेशन ये भी होना चाहिए कि जो इनका एसेंशियल वर्ल्ड है दैट शुड बी वेल एक्सपोज्ड, ठीक है, नहीं अगर हुआ तो चांसेस कम हो जाते हैं। देखो anemophilous plant should have well exposed stamen that can easily dispersed pollen grain into wind current, easily dispersed pollen grain into wind current। अच्छा हाँ, एक बात ये भी पहले क्लियर कर लो, एयर और विंड में डिफरेंस होता है, एयर और विंड में डिफरेंस होता है, क्या होता है? अभी हम ये सारे स्विच ऑफ कर दें, फैन ऑफ हो जाए, तो इस कमरे में जो होगी वो एयर होगी, वो मूव नहीं करती ना। जो एयर गैसेस तो हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस कमरे में तब भी गैसेस हैं, गैसेस रहेंगे, लेकिन आपने ये फैन ऑन करा तो उन गैसेस को एक करंट मिलता है, एक स्पीड से वो ब्लो कर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको वो फील हो रहा है। ब्लोइंग एयर को हम क्या बोल देते हैं? विंड। जब वो ब्लो करना शुरू कर दे एयर, दैट इज अ विंड। वो ब्लो करने की स्पीड अलग अलग होती है, नॉर्मल है तो अच्छी बात है, थोड़ी बढ़ गई तो आंधी आ गई, थोड़ा और बढ़ गया तो तूफान आ गया, ऐसे होता है ना। स्पीड कार्पल भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा चांस भाई पॉलन ग्रेन को वो एयर करंट के साथ दूर दूर तक जाना है, तो अगर ये नीचे रहा तो जा ही नहीं सकता, ऊपर रहा तो आसानी से जा सकता है। हाँ, लैंड करने वाली जो बात हुई, तो एयर के साथ स्टिग्मा जो है अगर यहाँ भी रहा तो वो लैंड कर सकता है एयर के साथ, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सपोज्ड हो। ठीक है, क्या लिख लिया? हाँ ठीक है, इतनी एडप्टेशंस की जरूरत होती है। एंड कुछ पॉइंट नोट करके लिखो, और ये जरूरी है, और यही आपसे थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। पहला लिखना, नोट में पहला पॉइंट सल्फर सॉवर, वो लगा होता है ना सॉवर, ऊपर से पानी बरसाता है, ठीक है। अब यहां पे सल्फर का सॉवर होगा, ये क्या होता है वो लिखो। द pollen grain of pinus is yellow colored। पाइनस का जो pollen grain है वो येलो कलर्ड होता है, एंड इट फॉर्म्स येलो क्लाउड्स ऑफ pollen grain। ये क्या बनाता है? येलो क्लाउड्स ऑफ pollen grain। जब इनका पॉलिनेशन का सीजन आता है, पॉलिनेशन का टाइम आता है, तो ये येलो क्लाउड बना देता है, सारे एंथर एक साथ इनके डेज होते हैं और बहुत सारा pollen grain एयर में ही रहता है, और वो लगता है कि पूरा येलो क्लाउड है। किसका है? pollen grain का। अब जो सल्फर सॉवर, इसलिए इसको कहा जा रहा है, सल्फर का भी कलर येलो होता है,
सल्फर का भी कलर येलो होता है। तो ये इसका भी पॉलन ग्रेन का भी जो ऐसे लगता है कि सल्फर का ना वो एयर में सल्फर मिक्स कर दी गई हो, एयर में क्या हो गया हो, सल्फर मिक्स कर दिया गया हो, और वो जहां भी एयर जाती है तो उसके बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन सेटल डाउन होते हैं। जैसे आप रात में कोई चीज ऑब्जेक्ट या कोई भी आप बाहर रख दो तो सुबह उठ के जब देखते हो तो उस पर डस्ट का एक लेयर बना हुआ दिखता है। ऐसे ही वहाँ के प्लांट्स के ऊपर ऐसा ना पूरा येलो कलर के पॉलन ग्रेन का एक लेयर सा बनने लगता है, या वो एयर जब सेटल डाउन होती है तो उसको बोला जाता है सल्फर सॉर। ठीक है, तो इसके लिए इसको नाम दिया जाता है सल्फर सॉर। क्या लिखा? हाँ, एक तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी इसी में लिखना पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस, ये बहुत हाईलाइट करके लिखना है, और बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज विंग्ड, विंग्ड होता है, विंग्स होते हैं इनके पास, इसलिए वो येलो कलर दिखता है। ठीक है, विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका होता है? सीधा सीधा सवाल ये होता है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका होता है, तो पाइनस का, ये आप ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखो, एनीमोफिली इज नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एयर के करंट का कोई, जो एयर की करंट है वो फिक्स करंट नहीं होती, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में एयर चल सकती है। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो बात है, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटिशन है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो अबायोटिक फैक्टर से जहाँ जहाँ पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर्स बहुत फैसिनेटिंग नहीं होते, सुंदर नहीं होते, है ना, नेक्टर नहीं होता, ठीक है, और वो फ्लावर क्लस्टर में होते हैं, उनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्लस्टर में होते हैं, जिससे चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाता है। तो ये सब मैं बातें फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। लिख लो एक नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखो, एनेमोफिलस फ्लावर्स आर जब नेक्टर नहीं होता, फैसिनेटिंग नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है ना कि ना तो ज्यादा सुंदर दिखेगा ना महकेगा। तो फ्लावर की पहचान जो होती है ना, महकता है, तो ये महकते वहकते नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सुंदरता किस काम, किस बात की। और महकना भी, वो फ्रेग्रेंस को भी इंसेक्ट पहचानते हैं, तो उसको भी नहीं प्रोड्यूस करते क्योंकि इनको इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, जरूरत है किसकी, एयर की। तो ये ना तो सुंदर होते हैं ना फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, जो भी लिख रहे हो वो लिखो, एनेमोफिलस फ्लावर्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल। जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। An ovule has ovule मत लिखना, ovary has single ovule, ovary has single ovule। अब एग्जाम्पल लिखो कहाँ कहाँ पे एनिमोफिली होती है। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल आपका है मेज प्लांट। हाँ, स्पॉटिंग में भी रखा जाता है ये मेज प्लांट। मेज को आप कॉर्न कहते हो, ठीक है। तो मेज में आपने पढ़ा हुआ था जब इन्फ्लोरेसेंस, वो जो पूरा उसका कॉम्ब बनता है मेज का, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। उसके वो जो हेयर्स निकले होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और उसका जो मेल, वो फीमेल फ्लावर है जो नीचे जिसमें सीड सेट होता है, ऊपर एकदम टिप पर जो लगे होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं। वो कौन होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। और येलो कलर का आप देखोगे तो जब भी उनके एंथर बन जाते हैं तो बड़े अच्छे से दिखते हैं। और ऊपर से वो पॉलन ग्रेन, उनका एंथर डाइसेंस होता है, पॉलन ग्रेन नीचे स्टिग्मा पर
गिरता है और एयर की विंड की मदद चाहिए होती, थोड़ा बहुत वो प्लांट हिलेगा तो वो नीचे उसके स्टाइल को पॉलिनेट, स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देता है एंड देन वो सीड सेट हो जाता है। ये इनका विंड पॉलिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जब जरूरत पड़ेगी आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा लिखो, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, ग्रासेस, कैनाबिस, कैनाबिस बोले तो गांजा, गांजे का पेड़ देखा, डेट पाम, पपाया। अब देखो पपाया में कैसा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। अब मैंने जब ये बात बोली रही होगी कि भाई जो आपका पपाया है दैट इज अ डायोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट नहीं है ना। दो अलग अलग प्लांट बॉडी होती है, मेल प्लांट बॉडी अलग होती है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग होती है। लेकिन अब अपने घरों में जब जो देखते हैं वो होता है, वो भी नेचुरल सी बात है कि फ्रूट के लिए हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो फीमेल प्लांट बॉडी होती है ना। आपको लगता है कि हमने तो मेल प्लांट बॉडी तो लगाया ही नहीं था, तो पॉलन ग्रेन कहाँ से आया, जादू से फल थोड़ी नहीं बनेगा। तो उनके जो पॉलन ग्रेन है वो कई किलोमीटर से उड़ के आ जाते हैं, कहीं तो होगा मेल प्लांट बॉडी आसपास के एरिया लोकेलिटी में कहीं भी होगा। और देखो उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, तो विंड करेंट के साथ उनके पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं और वो पॉलिनेट कर जाते हैं। तो ही आपके घर के उस पपाया के प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स, एक और एग्जांपल लिख लो, जिम्नोस्पर्म्स में कॉमन है। अब देखो ये अंडरलाइन करके लिखना, जिम्नोस्पर्म्स में एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन जो है वो कॉमन है। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में विंड पॉलिनेशन ही होता है, तो ये आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। और एक बात आपने स्टार्टिंग में लिख ली थी, अबायोटिक फैक्टर में दो ही फैक्टर्स हैं, एक वाटर है, दूसरा विंड है। उनमें से ज्यादातर किससे पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन से होता है। तो कॉमन अबायोटिक फैक्टर कौन है, विंड। ये बात आप लिख लो इसे, कॉमन अबायोटिक फैक्टर या पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड। कॉमन अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड। अब दूसरी हेडिंग बनाओ, हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड से ही समझ आ रहा है क्या होगा, पॉलिनेशन बाई, हाँ, पॉलिनेशन बाई वाटर। हाइड्रोफिलस प्लांट बोलेंगे, हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलेंगे, ये टर्म्स आपको समझ हैं। एंड हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोफिली कितने टाइप्स का, दो टाइप का। पहला एपी हाइड्रोफिली, दूसरा हाइपो हाइड्रोफिली। इन दोनों का मीनिंग लिख लो। एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, on the surface of water। जब भी वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन हो तब उसको बोलेंगे क्या, एपीहाइड्रोफिली। एंड जब भी वाटर के बिलो या वाटर सरफेस के अंदर, बीनीथ द वाटर सरफेस अभी पॉलिनेशन हो, दैट इज द हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे जो पॉलिनेशन हो जब भी, तब उसको बोलोगे हाइपोहाइड्रोफिली। एयर पॉलिनेशन है क्योंकि उन्हीं प्लांट्स में होगा जो एक्वेटिक होंगे, सीधी सी बात है भाई। मीडियम ही वाटर है तो उस प्लांट को कहाँ होना होगा, पानी में, है ना। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर is quite rare
is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera 30 genera जीनस को का प्लूरल वर्ड है जेनरा 30 genera mostly monocots और एक बात फिर से मैं आप लोगों को स्पेशली ये मेंशन कर रहा हूं कि भाई अपना एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना वो जरूर पढ़ो। जो अभी आपने लिखा है एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ना, कुछ भी एक लाइन नहीं छूटना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन का तरीका है, नीट के क्वेश्चंस बनने जो ट्रेंड है वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइनें उठाता है, उसमें से कोई एक वर्ड इधर उधर कर देगा, कंफ्यूज। अगर उसको आप इस पूरे 12th के दौरान 4-5 बार अगर आपने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी की बुक, फिर समझ। हाँ, पहली बात जो वाटर से पॉलिनेशन है वो बहुत रेयर है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्लांट्स में नहीं होता। कुछ ऐसे 30 जीनस हैं प्लांट का, एक प्लांट वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है स्पीसीज से मिलकर जीनस बने होते। कुछ 30 जेनरा हैं जो मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट मोनोकॉट तो समझ रही होगी, है ना, मोनोकॉट्स हैं, उनमें ही ये हाइड्रोफिली होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स में नहीं है, मतलब बहुत रेयर है। अब एनिमोफिली और हाइड्रोफिली में कॉमन कौन, तो आप कहोगे एनिमोफिली, तो रेयर कौन, हाइड्रोफिली। दो ही अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब चलो दोनों टाइप्स की बात हो गई, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली के नीचे लिखना, पहले हम एपीहाइड्रोफिली पूरा करेंगे फिर हाइपो के नीचे आएंगे, इनके एग्जाम्पल और क्या इनका तरीका है। एग्जाम्पल लिखना, वेलिस्नेरिया, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा जाता है। वेलिस्नेरिया, इसका पिक्चर आपके बुक में बना हो, एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये वेलिस्नेरिया का। अब इसमें देखो क्या होता है, वेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है, एपीहाइड्रोफिली का है। एपीहाइड्रोफिली का मतलब है कि जब सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर, मान लो कि ये सरफेस है तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो तो इसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। अब यहाँ देख लो इसको क्या होता है इनमें, इनका जो प्लांट बॉडी है, इनका जो प्लांट है वेलिस्नेरिया, ये डायोसियस प्लांट, कैसा है, डायोसियस प्लांट है, मतलब मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग होगा, है ना। जो इनका मान लो कि ये मेल प्लांट बॉडी जो है, यहाँ हमने ये मान लिया कि मेल प्लांट बॉडी है और यहाँ इनका स्टेमन है और ये पॉलन ग्रेन रिलीज करेगी सरफेस पर। लेकिन जो इनकी फीमेल प्लांट बॉडी होती है वो, उनमें फीमेल प्लांट बॉडी में जो कार्पल है, के लिए कुछ बातें लिखो। वेलिस्नेरिया इज अ डायोसियस प्लांट, वेलिस्नेरिया is a dioecious plant and flowers are unisexual. flowers कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। अच्छा, इस बात से आपको एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए, वेलिस्नेरिया डायोसियस है और फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, तो क्या इसमें जिटेनोगैमी पॉसिबल है, नहीं, जिटेनोगैमी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जिटेनोगैमी कहाँ पॉसिबल होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लावर ही बोल दिया यूनिसेक्सुअल है तो जिटेनोगैमी नॉट पॉसिबल। प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कैसा होता है, प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो डायोसियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये स्टिग्मा हो गया, फ्लावर का स्टाइल, यहाँ ओवरी, इसका ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल लॉन्ग होता है एंड कॉइल्ड होता है, ये गड़बड़ हुआ, इसको चेंज करना। लिखना, लिखा तो था नहीं, लिखो अब।
pedicel of female flowers, pedicel of female flowers are long and coiled, are long and coiled. पेडिसल जो होगा वो लॉन्ग होता है और coiled होता है, but at maturity due to uncoiling they also reaches the water surface. They also reach the water surface. दूसरा पॉइंट लिखना, मेल फ्लावर releases pollen grain. Male flower releases pollen grain on the surface of water, due to bursting in inflorescence of male plant. इनका inflorescence ही burst कर जाता है. ठीक है, अब दोनों स्ट्रक्चर सरफेस पे, अब pollen grain कैसे पहुंचेगा वो लिख लो. pollen grains are carried passively by water, current, and some pollen grains are eventually reach the female flower, and pollinate them, और वो उसको pollinate कर देता है. ठीक, तो ये वेलिस्नेरिया का जो पॉलिनेशन है बड़ा यूनिक है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना. क्या क्या बात याद रखनी है? ये पहला बात तो याद रखना है कि ये डायोसियस प्लांट है. दूसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल जो प्लांट है वो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल जो प्लांट है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ होगा. मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो बिलो द वाटर सरफेस होता है, अंडर द वाटर सरफेस होता है, तो वो अपना पॉलन ग्रेन वहीं बनेगा और पूरा क्लस्टर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इन्फ्लोरेसेंस है, तो वो बर्स्ट करके पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा एंड पॉलन ग्रेन वाटर करंट की मदद से फीमेल फ्लावर तक जाएंगे पैसिवली. कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं होता क्योंकि वाटर का करंट वाटर के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर है वो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है. फीमेल प्लांट का जो फीमेल फ्लावर है वो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है ना, जिसपे ये फ्लावर लगा होता है वो लॉन्ग होता है. ये लिखेंगे दो कंडीशन. जब भी ये यंग प्लांट होगा, यंग प्लांट में ये पेडिसल के लिए हम लिख रहे हैं, पेडिसल का जब भी यंग प्लांट होगा तो इसमें होगा ये लॉन्ग एंड कॉइल्ड. ये एक बात याद रखनी है. जब यही पेडिसल जब कोई मैच्योर प्लांट हो जाएगा, तो तब भी रहेगा लॉन्ग, बट क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड. बस इतना फर्क है. अनकॉइलिंग की वजह से पेडिसल अनकॉइल हुआ तो फीमेल जो फ्लावर है वो सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंच जाएगा एंड सरफेस ऑफ द वाटर पर पहुंचने के बाद ये पॉलन ग्रेन सरफेस ऑफ द वाटर पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो पैसिवली ये वाटर की मदद से पॉलिनेशन हो जाता है. ठीक है, ये इनका मोड है.
अब जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, वेलिस्नेरिया में सारे इवेंट का मतलब है कि मेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन का, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, सब कुछ डेवलपमेंटल स्टेज वो बिलो द वाटर सरफेस होता है। कहाँ होता है? बिलो द वाटर सरफेस होता है। इवन पॉलिनेशन को छोड़ दिया जाए तो पॉलिनेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो भी बिलो द वाटर सरफेस ही होता है। कहाँ होता है? बिलो द वाटर सरफेस ही होता है। लेकिन एक इवेंट अकेला पॉलिनेशन है जो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। बस ये आपको नोट करके लिख लेना है। एक्सेप्ट पॉलिनेशन, except pollination, all activities of Vallisneria takes place inside the water, ठीक है। ये तो बात हो गई वेलिस्नेरिया के लिए। वेलिस्नेरिया का जो क्वेश्चन है ना, वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन बड़ा स्पेशल है, इसलिए आपके ये वाइबा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़े आराम से वो मुस्कुराते हुए पूछेगा कि भाई वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन का टाइप्स बताओ। जब आप बता दोगे हाइड्रोफिली, कौन सा हाइड्रोफिली? एपीहाइड्रोफिली। क्यों? तो वो पूरी कहानी उस पर लंबी चल सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। दूसरी हेडिंग बनाओ, हाइपो हाइड्रोफिली। मीनिंग लिख लिया हुआ है, बस एक एग्जांपल। हाइपोहाइड्रोफिली का मीनिंग लिख लिया है, क्या होता है? पॉलिनेशन बिलो द वाटर सरफेस, या फिर हम लिख सकते हैं इनसाइड द वाटर, तब इसको हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल लिखो, जोस्टेरा एंड हाइड्रिला। पहला एग्जाम्पल है जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास भी कहा जाता है, एंड दूसरा है हाइड्रिला। सी ग्रास एंड दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रिला। अब देखो इनमें क्या होता है, इन प्लांट्स में, क्योंकि ये बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इनका पॉलिनेशन होना है। मान लो ये वाटर सरफेस है, तो जो फीमेल प्लांट होता है, मान लो कि ये फीमेल प्लांट है ना, तो इनका जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर या बाइसेक्सुअल तो या यूनिसेक्सुअल की कंडीशन की बात नहीं करेंगे, बट ये जरूर याद रखना है कि जो इनका फीमेल फ्लावर है वो अंडर द वाटर सरफेस होता है, वो कभी भी उस वाटर सरफेस तक नहीं आता है। और जो फीमेल जब प्लांट ई या फीमेल फ्लावर जब यहाँ पे है बिलो द वाटर सरफेस या इनसाइड द वाटर है, तो पॉलन ग्रेन को तो यही आना पड़ेगा। अब इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन मान लो कि ये है, तो इसके पास एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है। रिबन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो फ्लोट करते हुए, क्योंकि इसको फ्लोट करना पड़ेगा, बिना फ्लोट करके ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, फ्लोट करते हुए ये इसके स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये सारा जो पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है वो सरफेस के नीचे ही होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं हाइपो। इन जोस्टेरा फीमेल फ्लावर remain submerged in water and pollen grain have long ribbon-like structure carried passively through water current inside the water, that carried passively through water current inside water and reach to the stigma। अब इसमें देखो एक बात और याद रखनी है, जो आपने 3 एग्जाम्पल लिखा हाइड्रोफिली के लिए, एक आपका लिखा कौन सा? वेलिस्नेरिया,
दूसरा आपने अभी लिखा जोस्टेरा, जोस्टेरा का दूसरा नाम क्या है? सी ग्रास। तीसरा नाम आपने लिखा क्या? हाइड्रेला। ये तीनों नाम भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि ये जो जोस्टेरा है उसका कॉमन नेम से आपको पता चल रहा है कि सी ग्रास। क्या नाम है? सी ग्रास। सी का मतलब होता है कि आपको पता है कि वो कोई मैराइन वाटर होगा। कैसा होगा? मैराइन वाटर होगा, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस जोस्टेरा को छोड़ दिया जाए, जोस्टेरा ही एक अकेला है जो मैराइन है, और ये दोनों फ्रेश वाटर मेंबर हैं, फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। काम पाए जाएंगे फ्रेश वाटर बॉडी में, तालाब में बेसिकली देखने को मिलता है ये दोनों। ये लेकिन कहाँ मिलेगा? ये मैराइन वाटर में मिलेगा। ये मैराइन वाटर का मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ये कोई एनिमल है, किससे होगा? किसी एनिमल से होगा। और एनिमल से पॉलिनेशन को हमने क्या वर्ड दिया था? जूफिली। जूफिली में अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में हमने बात करी थी। जैसे याद हो तो एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, ओफियोफिली, मेलेकोफिली, ऐसे बहुत सारे हमने एनिमल्स की बात की थी। जैसे एंटेमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स। ऐसे आपने ओफियोफिली की बात की तो क्या था? पॉलिनेशन बाई स्नेक्स, है ना। ऐसे आपने चेरोप्टेरोफिली की बात की तो, है ना, तो पॉलिनेशन बाई बैट। तो एक एक करके हमें इन सब के बारे में डिस्कस करना है। उसके पहले जैसे हमने अबायोटिक एजेंट्स के लिए पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी कि फ्लावर के पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी वो हमारा अबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट करता है। जैसे नेक्टर नहीं होता, है ना, फ्रेग्रेंस नहीं होता, अट्रैक्टिव फ्लावर नहीं होते, है ना, वो क्लस्टर में होते हैं। ये सारे एडोप्रेशंस हमने कॉमनली डिस्कस करा। तो पहले ऐसे जूफिली के लिए कुछ कॉमन एडोप्रेशंस हैं फ्लावर के पास, वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, लिखो। पॉलिनेशन बाई एनिमल टर्म्ड एज जूफिली। ये लिखने की जरूरत है तो लिख लो, नहीं है तो मत लिखो। ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर, ज्यादातर एनिमल्स कौन कौन से हैं वो लिखो जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर बीज, बटरफ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प्स। वेस्प भी जो आपका यहाँ पे आता है ना, वो पीले पीले सा, वो वेस्प कहा जाता है। वेस्प्स, एंड्स, ANTS, एंड्स, ये भी उड़ते हैं बट वो सीजन में उड़ते हैं। बारिश का सीजन जब आना होता है तब देखो, है ना। उसके बाद एक और लिखो, मॉथ्स, MOTHS, मॉथ्स। मॉथ्स की जब बात करेंगे तो ये आप वो रात में जो कीड़े उड़ते हैं ना, मोटे मोटे से ब्राउन कलर के, मॉथ्स होते हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ भी था, दिखाऊंगा। मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये कुछ कॉमन, बर्ड्स, बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स।